सूरवीर दानी देश भक्त बलिदानी, मातृभूमि स्वाभिमानी परिपाटी सोना खान के। और डार डार फरे तीर तरवार तीखे, छाती वैरी न के दरे ऐसे माटी सोना खान के। अब गोला से ढेला मारे भर भर बेला, जमे रनम अकेला लोहा छाती सोना खान के। गोला से ढोला मारे भर भर बेला, जूझे रनम अकेला लोहा छाती सोना खान के। और भंग भंग वहरे करे अरे अरे अरे, भंग भंग वहरे करे अरे अरे अरे, अंग्रेजन के मुँह मालू आठी सोना खान के। भारत माता के आरत सारत, चैन नहीं गुंगवात जवानी। और प्यास न लागत अन्न न भावत, रात पहात निहारत छानी। हाय न होत सहाय न तानत, भौह कमान कृपालु भवानी। और मात कपारम दाग न लागई, तात रहे तलवार के पानी। ये पंक्तियां हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री हर ठाकुर जी की, जिन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रशस्ति में लिखा है, वीर नारायण सिंह सोना खान माटी के अमर रत्न रहे हैं, जिन पर बहुत ही प्रशंसित आलेख दिया है डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्रा जी ने। डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र 16 अक्टूबर सन 1949 को मंडला मध्य प्रदेश में पैदा हुई। बचपन से ही इनमें पर्यटन की बहुत रुचि थी, और जो हमारे वीर जवान शहीद, इनके प्रति उनकी उत्कंठा बाल्यावस्था से ही रही है। उन्होंने एमए और पीएचडी दोनों इतिहास विषय में किया। पर्यटन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की, और सोना खान के वीर जमींदार शहीद नारायण सिंह पर उन्होंने शोध कार्य किया, पीएचडी की। आपके शोध पत्र, आलेख, चिंतन देश के विभिन्न शोध पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में समय समय पर प्रकाशित होते रहे। राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। पर्यटन में आपकी अत्यंत रुचि है। आप अनेक बड़ी बड़ी संस्थाओं से संबद्ध रही हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस नई दिल्ली, मध्य प्रदेश इतिहास परिषद भोपाल, महाकौशल इतिहास परिषद रायपुर की आप आजीवन सदस्य हैं। आप मध्य प्रदेश महिला जागृत परिचय की अध्यक्ष रह चुकी हैं। छत्तीसगढ़ इतिहास संस्कृति पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद रायपुर में भी आप अध्यक्ष रही हैं। आकाशवाणी से आपके वार्ता लेख समय समय पर प्रसारित होते रहते हैं। आपको अनेक अलंकरणों से अलंकृत किया जा चुका है। शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह जी ने आपको सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर से 1 जून 2010 को महामहिम राज्यपाल श्री शेखर दत्त जी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। आप स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और बोधगम्य है। भाषा परिष्कृत, परिमार्जित और खड़ी बोली है। बच्चों, प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ इस देश का गौरवशाली भूभाग माना जाता रहा है। यहाँ पर सभी धर्मों के प्रति समभाव, सम्मान एवं आदर की भावना रही है।
ऋषियों, मुनियों एवं वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक एकता की कड़ी रहा है। इस अंचल के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किया है, जैसे अमर शहीद वीर नारायण सिंह, अमर शहीद गैन सिंह, अमर शहीद सुरेंद्र साय, अमर शहीद हनुमान सिंह जी, अमर शहीद लाल कालेंद्र सिंह और पराक्रमी सेनापति शहीद गुंडाधुर आदि। सब ने अपना तन मन धन, मन वचन कर्म से भारत माता के चरणों में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वास्तव में डॉक्टर सुनीत मिश्र ने सोना खान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह पर बहुत ही शोधपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है। आज हम आइए उसी पर चर्चा करते हैं। महानदी की घाटी एवं छत्तीसगढ़ के महान सपूत सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिंझवार राजपूत का जन्म 1795 में हुआ। इनके पिता राम राय सोना खान के जमींदार थे। राम राय ने ब्रिटिश संरक्षण काल के आरंभ होते ही सन 1818 और 19 में अंग्रेजों एवं भोसला राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे नागपुर से आकर कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया था। विद्रोह का दमन होने के बाद सोना खान जमींदारी के गांव की संख्या 300 से घटकर 50 हो गई। इसके बाद भी राम राय का दबदबा समाप्त नहीं हुआ और बिंझवारों की तलवार का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा। सन 1830 ईस्वी में राम राय की मृत्यु के पश्चात नारायण सिंह, उस समय 35 वर्ष के थे, वे जमींदार बने। नारायण सिंह जी धर्मपरायण थे। रामायण और महाभारत में उनकी बहुत रुचि थी। गुरुओं से धर्म संबंधी, नीति संबंधी वे शिक्षा लिया करते थे। बाल्यावस्था से ही तीर, धनुष और बंदूक चलाना सीख चुके थे। मृदुभाषी, मिलनसार एवं परोपकारी प्रवृत्ति के कारण वे जन संपर्क में विश्वास रखते थे और लोकोत्सव आदि में सम्मिलित होते थे। वे अपने कवरे घोड़े पर सवार होकर, इनका एक घोड़ा था कवरे रंग का, जिस पर वो सवार होकर गांव-गांव भ्रमण कर जन समस्याएं सुना करते थे। उन्होंने तालाब भी खुदवाए, पौधे लगवाए, पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान भी करवाया। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हमारे वीर सेनानी वीर नारायण सिंह जी अत्यधिक लोकप्रिय होते चले गए और सोना खान में राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर 3 तालाब हैं जो वीर नारायण सिंह जी की सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियों के साक्षी हैं। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण कराया और उसे नंदन वन का रूप दिया। उनके पिताजी जीते जी जो परंपराएं शुरू कर गए थे, उन्होंने उसे आजीवन निर्वहन किया। उनकी एक एक सीख को स्वीकार करते हुए उसे क्रियान्वित किया और उनके पुत्र गोविंद सिंह जी ने भी इसका पालन किया। अन्याय और शोषण के विरोधी वीर नारायण सिंह अल्पायु से ही अपने पिता के साथ रहकर संघर्षों में उनका साथ दिया है। उन्होंने अनेक संघर्षों को झेला है। वे अपने पूर्वज बिसई ठाकुर जैसी दृढ़ता और फतेह नारायण सिंह जी जैसा धीरज, साहस तथा पिता राम राय जैसा जन नेतृत्व करने की अपूर्व क्षमता प्राप्त की थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में देखने को मिली है। जमींदार बनते ही उनके सभी जनप्रिय गुणों का साक्षात्कार होने लगा।
अपनी जमींदारी संभालने के बाद वीर नारायण सिंह जी ने प्रजा के दुख दर्द को समझकर उसे दूर करने के अनेक उपाय किए। जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। जैसी एक कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार, ये उनके जीवन का सूत्र बन गया था। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी से बना एक साधारण मकान था। वे आम जनता के बीच समरस होकर घुल मिलकर अपने क्षेत्र का दौरा करते थे और रैयत की समस्याओं एवं कठिनाइयों का हल खोजा करते थे। सन 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कैप्टन इलियट ने इस अंचल की जमींदारियों का दौरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी। नए ढंग से टकोली यानी लगान नियत किया, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई और नारायण सिंह ने भी अंग्रेजों की इस नई नीति का खुलकर विरोध किया। सन 1835 से 1855 के मध्य सोना खान जमींदारी में अनेक समस्याएं आती रहीं, किंतु नारायण सिंह ने उनका दृढ़तापूर्वक सामना किया। वे अपने गांव को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे। इस अवधि में अंग्रेज अपनी देशव्यापी समस्याओं में व्यस्त थे। अफगान, सिंध, मिस्र, वर्मा आदि में ज्वलंत प्रश्न थे। नागपुर में रघुजी तृतीय का शासन चल रहा था। राजा अस्वस्थता के कारण छत्तीसगढ़ आकर प्रशासन देखने की स्थिति में नहीं था। यद्यपि सोना खान जमींदारी की जागरूकता से वह सतर्क रहता था। नारायण सिंह जी ने इन परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए अपने अधीनस्थ जमींदारी के क्षेत्र में अनुशासन स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। सोना खान जमींदारी से टकोली की अदायगी न होने के कारण रायपुर में डिप्टी कमिश्नर सी इलियट नारायण सिंह के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। वह उन्हें दंडित करने की प्रतीक्षा में था कि कब अवसर मिले और मैं वीर नारायण सिंह को दंड दूं। इनके लिए वह सूक्ष्म कारणों को खोजने में सक्रिय था। उसने नागपुर के कमिश्नर को शिकायत की कि मेरी दृष्टि में जमींदार का व्यवहार असहनीय एवं अत्याचारपूर्ण था। ऐसी स्थिति में उसे खालसा के व्यापारी माखन के गोदाम को जमीन द्वारा लूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई। अतः डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह को बुलवाया, परंतु आदेश की अवहेलना होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। हुआ यह था कि सन 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, जिससे नारायण सिंह की जमींदारी के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। खालसा गांव के माखन नामक व्यापारी के पास अन्न का विशाल भंडार था। नारायण सिंह को यह असह्य लगा कि जनता भूखों मरती रहे और व्यापारी अनाज भंडारों में जमा करते रहे। अतः नारायण सिंह ने भंडारों के ताले तोड़ दिए और उसमें से उतना अनाज निकाल लिया जो भूख के शिकार किसानों के लिए आवश्यक था। नारायण सिंह के चरित्र एवं ईमानदारी का पता इससे चलता है कि उन्होंने जो कुछ लिया था उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया, परंतु अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए मुल्की घुड़सवारी की एक टुकड़ी भेज दी, जो बहुत परेशानी के बाद संबलपुर में उन्होंने 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया। वस्तुतः नारायण सिंह जी की राजनीतिक चेतना और जागरूकता अंग्रेज अधिकारियों को चुनौती थी। नारायण सिंह जी को चोरी और डकैती के जुर्म में बंदी बनाया गया। सोना खान के किसान अपने नेता को जेल में देखकर बड़े दुखी हुए, बेचैन रहने लगे, किंतु उनके पास कोई चारा नहीं था। उसी समय देश में अंग्रेजों की सत्ता के विरोध में विप्लव की अग्नि फूट पड़ी।
इसका लाभ उठाकर सोना खान के किसानों ने संभवतः संबलपुर के विद्रोही नेता एवं क्रांतिकारी सुरेंद्र साय से संपर्क किया और उनकी मदद से नारायण सिंह जी ने रायपुर जेल से भाग निकलने की योजना बनाई। 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद नारायण सिंह जी 3 अन्य साथियों के साथ भाग निकले। वे जेल से भागकर सीधे सोना खान चले गए और 3 माह तक स्वतंत्र घूमते रहे। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पुनः पकड़वाने हेतु 1000 रुपये का इनाम घोषित करवाया। साथ ही उसने तुरंत एक दस्ते को सोना खान की ओर भेज दिया, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें खोजने या बंदी बनाने में असमर्थ रही। जब नारायण सिंह जी आ गए तो गांव-गांव के आदिवासी अपने नेता को देखकर खुशी खुशी दृढ़ निश्चय कर संगठित हुए। विद्रोह का नगाड़ा गांव-गांव में बजने लगा। नारायण सिंह जी भली भांति जानते थे कि अंग्रेज सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, और ऐसा हुआ भी। नारायण सिंह जी ने परिणामों की तनिक भी परवाह नहीं की। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद जारी रखा। बिंझवार जात के जमींदार नारायण सिंह के साहसिक कार्यों ने जनहित कार्यों में संलग्न होकर अंग्रेजों का विरोध अकेले ही हिम्मत के साथ किया। सोना खान पहुंचकर नारायण सिंह जी ने 500 बंदूकधारियों की एक सेना एकत्र करने में सफलता पाई। उन्होंने हथियार एवं गोला बारूद बड़ी मात्रा में एकत्र किए और सोना खान पहुंचने वाले प्रत्येक रास्ते पर जबरदस्त मोर्चाबंदी कर दी। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने और सोना खान पहुंचने का समाचार जब मिला तो उनकी नींद हराम हो गई। रायपुर में अंग्रेजों की फौज थी, परंतु इलियट को उस पर पूर्ण विश्वास नहीं था। वह रायपुर स्थित फौज के प्रति अविश्वास किया करता था। यह रायपुर स्थित फौज के प्रति अविश्वास का ही परिणाम था कि नारायण सिंह के विरुद्ध कार्यवाही करने में इसीलिए इलियट को 20 दिन लग गए। जनहित में वीर नारायण सिंह का संघर्ष अंग्रेजों से प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने ही किया था। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक तरफ उधर अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रांति का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, इधर हमारे वीर नारायण सिंह जी कर रहे थे, और चारों तरफ अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का नारा बुलंद होने लगा। जनहित में वीर नारायण सिंह का संघर्ष अंग्रेजों से प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह माना। जिले के अव्यवस्थित प्रशासन के कारण विद्रोह के लिए उपयुक्त अवसर था। सोना खान गांव को खाली करा दिया गया। पास की पहाड़ी में मोर्चाबंदी कर दी गई। सोना खान की ओर से आने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी करवाकर मजबूत दीवारें खड़ी करवा दी गईं। निकट के गांव से रसद, शस्त्र, गोला, बारूद आदि इकट्ठे किए और साहस के साथ मोर्चा संभाला। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुली बगावत का ऐलान कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी। वीर शहीद नारायण के लिए आत्मसम्मान और देश की सुरक्षा व आज़ादी की बात बन गई थी। लेफ्टिनेंट ग्रांट के नेतृत्व में पैदल एवं घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी बिलासपुर से रवाना हुई, जो रायपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र और नर्मदा क्षेत्र के रामगढ़ और सोहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को रोकने के लिए भेजी गई थी। वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सोना खान गांव के आसपास के सभी किसान संगठित हो गए और उन्होंने शपथ ली
कि उनके नेतृत्व में अपने प्राणों की बलि देने के लिए हम तैयार हैं। वस्तुतः यह छत्तीसगढ़ का पहला किसान संगठन था और वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान नेता थे। किसानों में चेतना फैलाकर उनकी शक्ति को संगठित कर अत्याचारी शासन से लोहा लेने का कार्य सर्वप्रथम वीर नारायण सिंह जी ने ही किया। उनकी सेना में किसान भी भर्ती हुए, किंतु उनके पास न तो पर्याप्त हथियार थे न कोई सैनिक प्रशिक्षण, किंतु उनके पास अटूट मनोबल था। स्वाधीनता के लिए संघर्ष का संकल्प था। अत्याचार अन्याय से लड़ने की प्रेरणा थी। अटूट मनोबल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। देखते ही देखते सोनाखान गांव एक फौजी छावनी में बदल गया। जंगल के बीच बसे इस आदिवासी गांव में तीर कमानों और बंदूकों की झनकार सुनाई पड़ने लगी। स्वाधीनता के संघर्ष की पहली झनकार जो है सोनाखाल के जंगलों से ही उठ रही थी। इसी बीच अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता स्मिथ को मंगल नामक व्यक्ति से सूचना मिली कि समयाभाव के कारण नारायण सिंह नाकेबंदी का कार्य पूर्ण नहीं कर सके हैं। अवरोध है तो खड़ी दीवार जो है अपूर्ण है, अधूरी है। स्मिथ ने अपने अधीनस्थ जमींदारों के कतिपय सहायकों को घाटी की पूर्ण नाकेबंदी के लिए आदेशित किया तथा 80 सैनिक और नियुक्त किए। वहाँ के लिए स्मिथ को अपनी फौजी तैयारी में रायपुर के 20 दिन और खरौद में 8 दिन लगे थे। स्मिथ खरौद से रवाना होकर पहले नीमतल्ला फिर देवरी पहुंचा। यह 30 नवंबर 1857 की बात है। देवरी जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए पहले से तैयार बैठा था। देवरी का जमींदार रिश्ते में नारायण सिंह का काका लगता था। उसकी नारायण सिंह से खानदानी शत्रुता थी, दुश्मनी थी, एक दूसरों का नहीं पट रहा था। स्मिथ ने देवरी जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया। यह अंग्रेजों की नीति थी बच्चों। इस तरह से जयचंदों और मीर जाफरों ने ही इस देश को सदा विदेशी शक्तियों के हाथ बेचा है और वही हुआ। देवरी से स्मिथ ने ऐसी व्यवस्था की कि नारायण सिंह को सोनाखान में बाहर कहीं से भी कोई सहायता न मिल सके। सोनाखान जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक किले के समान है। सोनाखान की ओर प्रवेश के सारे रास्तों को अवरुद्ध कर स्मिथ 1 दिसंबर 1857 को प्रातःकाल देवरी से सोनाखान पर आक्रमण करने हेतु रवाना हुआ। आक्रमण के समय देवरी जमींदार महाराज साय और शिवरी नारायण का बाला पुजारी भी साथ थे। देवरी जमींदार स्मिथ की फौज का पथ प्रदर्शन कर रहा था। स्मिथ की फौज जब सोनाखान से 3 फर्लांग दूर रह गई तब एक नाला पड़ा। उस समय लगभग 10 बजा होगा। नारायण सिंह के सिपाहियों ने स्मिथ की सेना पर अकस्मात हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। तोप और बंदूकों से हमले प्रारंभ हो गए। स्मिथ लिखता है, किंतु हम आगे बढ़ते रहे और सुरक्षित रूप से दोपहर तक सोनाखान पहुंच गए। आदरणीय श्री हर ठाकुर साहब का मत है कि प्रारंभ में 10 बजे स्मिथ को प्रथम आक्रमण के समय भारी नुकसान हुआ था और ठीक समय पर सैन्य मदद मिल जाने से वे आगे बढ़ते चले गए। नारायण सिंह के सिपाही इस बाढ़ को रोकने में असमर्थ रहे। अतः नारायण सिंह जंगलों की ओर चले गए ताकि अवसर मिलते ही वे पुनः आक्रमण कर सकें। स्मिथ ने लिखा है कि हम शीघ्रता से पैदल ही नारायण सिंह के घर तक गए। यह भी अन्य गांवों की तरह रिक्त तथा खाली था, जैसे वहाँ सारे गांव खाली हो गए थे। हमने वहाँ गोली चालन किया और घर से पहाड़ियों का तक पहरा लगवा दिया, किंतु पहाड़ियों पर
तब तक हमला न करने का दृढ़ संकल्प किया था जब तक कि कटगी से लोग सहायता के लिए न आ जाएं, ताकि दोनों ओर से उन पर हमला किया जा सके। पहाड़ी के ऊपर भीषण गोलाबारी कर नारायण सिंह ने स्मिथ को एक बारगी लौटने पर विवश कर दिया। तत्पश्चात खाली ग्राम में स्मिथ ने आग लगा दी। गांव के लोग पहाड़ी पर से यह दृश्य देख रहे थे। जंगल से दूसरी ओर नारायण सिंह की सेना ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इसके फलस्वरूप स्मिथ को अपनी जान बचाने हेतु गोलियों की पहुंच से दूर गांव से हटने के लिए बाध्य होना पड़ा। रात्रि में स्मिथ ने व्यक्तियों का लगातार आगमन देखा। जलते हुए सोना खान ग्राम के उस पार पहाड़ियों में हलचल देखते हुए स्मिथ की वह रात बेचैनी में व्यतीत हुई। स्मिथ लिखता है कि वह रात अंधेरी थी, किंतु हमें चंद्रमा के प्रकाश और हमारे सामने धधकते हुए ग्राम से लाभ हुआ। सोना खान धू धू कर जल रहा था। नारायण सिंह ने स्मिथ से रण क्षेत्र में मुकाबले की तैयारी तो की थी, किंतु इस प्रकार के अग्निकांड की कल्पना उन्होंने नहीं की। ये जो अग्निकांड हुआ ये धोखे से हुआ। सुबह तक नारायण सिंह ने देखा कि सोना खान राख के ढेर में बदल चुका है। नारायण सिंह के आंदोलन को अंग्रेजों ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कुचल दिया था। स्मिथ ने नारायण सिंह के साथ कोई शर्त नहीं रखी। वह सोना खान के जमींदार के साथ 3 दिसंबर को रायपुर की ओर वापस चल दिया और 5 दिसंबर को रायपुर पहुंच गया। नारायण सिंह को उसने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को सौंप दिया। स्मिथ ने संबलपुर एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि गोविंद सिंह को रायपुर भेजें, क्योंकि उस समय उस जिले में था वो। उसने व्यक्ति भेजकर यह निर्देश दिया कि व्यवस्था हेतु जमींदारी में जो नई नियुक्तियां होनी हैं उन्हें तत्काल किया जाए। नारायण सिंह द्वारा बनाई गई सेना को रद्द कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर इलियट लिखता है, मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को पेश किया गया और उस पर 1857 अधिनियम के सेक्शन 6 एक्ट 14 के अंतर्गत अभियोग लगाया गया। 1857 की धारा 1 और अधिनियम 11 के तहत मैंने उसे फांसी की सजा सुना दी। 9 दिसंबर 1857 इलियट ने रायपुर स्थित 3रा भारतीय पैदल सेना के कमांडर को सूचित किया कि उसे कल उषा काल में फांसी पर लटकाया जाएगा। अतः निवेदन है कि इस कार्यवाही को देखने और ज़रूरत पड़ी तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी कमान में जो रेजिमेंट है उसे जेल के निकट परेड कराएं, जिसका अनुवाद किया है शंभुदयाल गुरु जी ने। 10 दिसंबर 1857 की सुबह सजा तामील कर दी गई। वीर नारायण सिंह को फांसी देने के कुकृत्य से जनता में आतंक के स्थान पर आक्रोश व्याप्त हुआ। रायपुर की जनता एवं सैनिकों के समक्ष दी गई फांसी की घटना ने अल्पकाल हेतु ब्रिटिश आतंक का भय प्रदर्शित किया, किंतु कालांतर में यह प्रेरणा के रूप में 18 जनवरी 58 के विद्रोह के अवसर पर दृष्टिगत हुई, जिसका नेतृत्व वीर हनुमान सिंह राजपूत ने किया। विद्रोह के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक फांसी दे दी, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग थे। शहीद वीर नारायण सिंह का जो बलिदान है वह व्यर्थ नहीं गया। आज़ादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत बने रहे। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक चेतना के संवाहक थे। उनसे प्रेरणा लेकर अनेक सेनानियों ने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया। इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सेनानी शहीद हो गए। हमारे लिए गौरव की बात है
कि छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में भी बराबर धधक रही थी। जेल के कैदियों एवं जनता ने भी 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया और वीर साथी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की यह अविस्मरणीय घटना है। वीर नारायण सिंह जी के वंशज व क्षेत्र की जनता आज भी सोना खान जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। नारायण सिंह जी की वीर गाथा घर घर में व्याप्त है। गर्व के साथ जनता वीर नारायण सिंह को यह कहकर याद करती है कि वीर नारायण तुम्हारी वीरता बलिदान से, वीर नारायण तुम्हारी वीरता बलिदान से आग के शोले निकलते अब भी सोना खान से, शहीदों व सेनानियों के बलिदानी गौरव का प्रतीक, शहीदों व सेनानियों के बलिदानी गौरव का प्रतीक देश में तिरंगा ध्वज फहरा रहा है बड़ी शान से। वीर नारायण तुम्हारी वीरता बलिदान से। बच्चों, वीर नारायण सिंह जी के संदर्भ में डॉक्टर मिश्रा ने जिस तरह से शोध पत्र प्रस्तुत किया है, लिखा है, बहुत ही ओजपूर्ण भाषा में, सहज और सरल भाषा में उन्होंने हमारे सामने रखा है। आइए इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं जिससे आपकी अवधारणा और स्पष्ट हो सकेगी। वीर नारायण सिंह जी में कौन से मानवीय मूल्य दिखाई देते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं? वास्तव में वीर नारायण सिंह जी धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार और परोपकारी थे। वे अपने गुरुओं से धर्म संबंधी और नीति संबंधी शिक्षा लिया करते थे। वे शस्त्र विद्या में भी बाल्यकाल से ही प्रवीण थे। अपनी जमींदारी में उन्होंने तालाब खुदवाए, वृक्ष लगवाए और पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान किया। सोना खान में उनकी इस परोपकारी प्रवृत्ति के 3 उदाहरण हैं: राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर तालाब। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण कर नंदन वन का स्वरूप प्रदान किया। वे जनसंपर्क में विश्वास रखते थे और जनसंपर्क के माध्यम से ही उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। वीर नारायण सिंह जी को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए, आइए इस पर विचार करते हैं। वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से जो गुण मिले थे उनका उन्होंने जीवन भर पालन किया। अन्याय और शोषण का विरोध करना तथा पिता के संघर्षों में उनका साथ अल्पायु से ही देने लगना, छोटी उम्र से ही अपने पिता को सहयोग करने लगे थे। उनमें अपने पूर्वज बिसाई ठाकुर जैसी दृढ़ता, फत्ते नारायण सिंह जैसा धैर्य और साहस, पिता राम राय जैसा जन नेतृत्व करने की अपूर्व क्षमता प्राप्त थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में देखने को मिली है। जमींदार होने के बाद शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता का क्या कारण था? जमींदार होने के बाद भी वे बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान बांस और मिट्टी से बना एक साधारण मकान था, कोई बड़ी हवेली या किला नहीं। वे लोगों के बीच घूम घूम कर उनकी समस्याओं का पता लगाते और समाधान देते थे। उन्होंने प्रजा के दुख दर्द को समझकर उनका हल निकाला, इसीलिए वे जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हुए। माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार के कौन से उद्देश्य थे? माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार वीर नारायण सिंह जी का उद्देश्य लोक कल्याणकारी था। क्योंकि 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, जिसमें लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। माखन व्यापारी के पास अन्न का विशाल भंडार था।
वीर नारायण सिंह को यह उचित नहीं लगा कि जनता भूखी मरे और व्यापारी भंडारों में अनाज जमा करते रहे। अतः उन्होंने भंडारों के ताले तोड़कर उतना ही अनाज निकाला जो भूखे किसानों के लिए आवश्यक था। अब बच्चों, एक सवाल और बनता है कि शहीद वीर नारायण सिंह निर्भीक, दृढ़चरित्र और ईमानदार थे। यह किस घटना से पता चलता है? शहीद वीर नारायण सिंह निर्भीक, दृढ़चरित्र और ईमानदार थे। इसका उदाहरण माखन व्यापारी के गोदाम से जमींदार द्वारा लूटे जाने वाली घटना से पता चलता है। भूखे किसानों के लिए उन्होंने भंडार के ताले तोड़वा दिए और उतना ही अनाज निकाला जितना जनता के लिए आवश्यक था। उनकी ईमानदारी, निर्भीकता व चरित्र का इस बात से पता चलता है कि उन्होंने जो कुछ भी लिया उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिखकर भिजवा दिया, पर अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति जो है वह क्यों असफल हुई? वास्तव में वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति अंग्रेजों की कूटनीति के कारण असफल हुई, क्योंकि उन्होंने आंदोलन को यहाँ के लोगों की मदद से कुचल दिया। 1857 में जब सोना खान पर स्मिथ ने आक्रमण किया तो दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। प्रथम चरण में स्मिथ को भारी नुकसान हुआ, किंतु ठीक समय में सैन्य मदद मिल जाने से वह आगे बढ़ता रहा। इसको रोकने में नारायण सिंह के सिपाही असमर्थ थे, अतः जंगलों की ओर चले गए ताकि अवसर मिलने पर फिर से आक्रमण कर सकें। गांवों में रिक्त पाकर स्मिथ ने वहां आग लगा दी। नारायण सिंह ने स्मिथ के रण क्षेत्र में मुकाबले की तैयारी तो की थी, किंतु इस अग्निकांड की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। यह धोखे से किया गया। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक, सामाजिक संचेतना के संवाहक हमारे अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी थे। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिसने प्रमाणित कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में बराबर धधक रही थी। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार्य किए, जनता उनके आगे नतमस्तक है। आज़ादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, इसीलिए आज हमारे बीच बहुत ही लोकप्रिय है।